हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हमने क्लास 6 ज्योग्राफी पूरी कवर कर ली थी। आज हम क्लास 7th ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। अब हम करेंगे क्या कि जो क्लास 7th ज्योग्राफी के चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे दिए हुए हैं। अगर हम इनको एक एक करके पढ़ाएंगे, यानी एक चैप्टर एक वीडियो में पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, वीडियो बहुत छोटा रह जाएगा, यानी 5-6 मिनट का वीडियो बनेगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो में हम लगभग 2 चैप्टर कवर करें। जो चैप्टर बहुत छोटा होगा उसमें हम कोशिश क्या करेंगे कि उसमें 3 चैप्टर कवर कर लें और वीडियो 25 मिनट 20 मिनट का बन जाए। क्या करेंगे, अगर चैप्टर मान लीजिए कोई बड़ा मिल गया तो सिंगल ही बनाएंगे, पर अगर कोई चैप्टर बहुत छोटा मिल गया तो हम 3 वीडियो कवर करेंगे और 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा जो ये पूरा सेगमेंट है क्लास 7 की ज्योग्राफी का, ये ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है इन्वायरमेंट के सेक्शन से। किससे? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यानी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं। अब चूंकि पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक से मैं आपको ये चीजें भी दिखाऊंगा कि किस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसा हमने पिछले वीडियोस में किया। पिछली पूरी सीरीज को हम आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को ये नहीं पढ़ाया कि ये चीजें हैं आप पढ़ लीजिए। मैंने ये बताया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप कैसे एनसीईआरटी को पढ़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन कर पाएं। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है पर्यावरण के बारे में। इसमें क्या देखेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार है। आगे बताता है कि यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी हम जहाँ पे रहते हैं ये पूरा पर्यावरण है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम वायु लेते हैं, यानी सांस लेते हैं, तो क्या होता है, सांस लिए तो वायु आई, हवा आई, पानी पिया जल मिला, खाने के लिए भोजन मिला। ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये हमारे चारों जो चीजें हैं उनसे मिल रही है, यानी ये चारों चीजें मिल करके क्या बन गई? पर्यावरण बन गई। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र बना है जो कि नॉर्मली अगर हम इसको एक नज़र से देखेंगे तो हमें यह नहीं समझ में आएगा कि इस डायग्राम की भी इंपॉर्टेंस हो सकती है इस टॉपिक में। पर इस डायग्राम से, सिर्फ एक डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसी डायग्राम से, जो डायग्राम बना हुआ इससे 4-5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले तो ये डायग्राम के बारे में बताऊंगा क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें बताया गया कि पर्यावरण के क्या क्या घटक हैं। क्या बताया गया है कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं? तो पर्यावरण के 3 घटक बताए गए। एक तो प्राकृतिक रूप से जो घटक पाए जाते हैं, यानी जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं है। दूसरे मानव निर्मित घटक, जिनको हमने बनाया है, यानी वह चीजें जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं वो मानव निर्मित घटक में आएंगी। अब उसी में क्या होता है, एक मानव स्वयं भी शामिल है। तो जब मानव शामिल हो गया, मानव निर्मित क्या हो जाता है? जैसे मान लीजिए कि मानव निर्मित और मानव में क्या डिफरेंस है। तो जो मानव निर्मित चीजें हैं वो है सड़क मानव ने बनाई, घर मानव ने बनाया, पुल मानव ने बनाया। पर जब मानव की ही बात करते हैं तो मानव में आता है एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पुरुष, एक समुदाय, एक धर्म। ये सब चीजें किसमें आएंगी? ये आएंगे मानव के अंदर। तो ये चीजें हो गई। अब जो प्राकृतिक घटक की बात करते हैं तो प्राकृतिक घटक में क्या कहते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। ये 4 चीजें किसमें आती है? ये आती है प्राकृतिक घटक में। कौन कौन सी? जैवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये हो गया। अगर मानव निर्मित की बात करें तो इसमें हमने बताया आपको, स्मारक हो गया, उद्योग हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब बनाया। मानव जब आता है तो मानव आता है, एक व्यक्ति हो गया, एक परिवार शामिल है, पूरा एक समुदाय हो गया, एक धर्म पूरा शामिल हो गया, पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, पूरी आर्थिक की बात करें, पूरी राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये सब किसमें? मानव के अंदर शामिल है। तो ये हो गए घटक। अब यहीं से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको साथ में कराता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण किससे बनता है, यानी पर्यावरण घटक की बात हो रही। अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से आपको पढ़ाए? मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव। और इसके जब प्राकृतिक की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा आ गया? स्थलमंडल, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब चीजें आ गई। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 2011 में। क्वेश्चन क्या है? लगातार पूछा गया 53वीं बीपीएससी, 54वीं और 55वीं। क्वेश्चन पूछा पर्यावरण किससे बनता है, तो भैया जीवी घटक, अजैव घटक, भूआकृतिक घटक, उपयुक्त सभी। तो भैया देखो, जैव घटक आपने पढ़ा, जीवी घटक। अजैव घटक, अजैव घटक मतलब जिसमें जीवन नहीं, अजैव घटक वो हो गए, तो अजैव हो गए। भूआकृतिक, भूआकृतिक भी शामिल है, पार्क शामिल है, ऐसे कोई भी स्थलाकृति शामिल हो गई पर्यावरण में। तो ये हो गया। तो ये तीनों हो गए। अब तीनों हो गए तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस 2006 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया? पर्यावरण से क्या अभिप्राय? भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व में। मैंने आपको बताया था भैया, हम जहाँ रहते हैं, हवा लेते हैं, भोजन करते हैं, जिस जमीन पे खेती करते हैं, सब मिलकर पर्यावरण बनाता है। आगे क्या कहता है? उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे बगल क्या है? हमारे बगल एक स्टूडियो है, हमारे बगल पढ़ाने के लिए ये टैब है, माइक है, पेन है, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हमें जो घेरे हुए हैं ये क्या है? ये भी पर्यावरण है।
आगे कहता है भौतिकी, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ठीक है, भैया बताया था भौतिक घटक भी होते, जैविक घटक भी होते, सांस्कृतिक घटक में धर्म आ गया। तो ये चीज याद रखनी है। ये स्टेटमेंट आप अगर अदरवाइज क्या देखेंगे कि आप इस स्टेटमेंट के पास कभी नहीं जाएंगे, तो आप अगर इसके पास नहीं गए तो आप इसमें से कुछ छाटेंगे भाई, अगर इसमें नहीं गए तो इसमें से छाटेंगे। पर जिसने ये पढ़ा, एक घटक का चित्र पढ़ा, डायग्राम देखा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जब यहाँ पे धर्म की बात है, भैया धर्म क्या है, संस्कृति तो है। तो जब धर्म की बात हो गई तो इसमें तीनों हो गए। अब जब तीनों हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसके अलावा क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है, यानी किसके बाद में कह रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, यानी पर्यावरण के घटक की चर्चा नहीं है यहाँ पे। यह क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, इकाई, समय के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आगे कहता है यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है। अब क्या बात होगी, अब ये क्वेश्चन मैंने कहा नहीं पढ़ा आपने, फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कौन सा सही नहीं है, फिर कहता है यह एक बंद तंत्र है। मतलब बंद तंत्र का मतलब क्या होता है, हम मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर बंद हो गए, तो भैया हमारी सारी अंतःक्रियाएं इसी बॉक्स के अंदर होंगी, यानी हम इसके साथ क्रिया करेंगे, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके, लेकिन हम इसके बाहर नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने पढ़ा कि पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र बंद क्रिया है, भाई आप किसी के साथ क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पे जल पाया जाता है, थोड़ी दूर बढ़ेंगे स्थल मिलेगा, स्थल के अंदर कोई जीव आ जाता है, कोई जीव के अंदर दूसरी चीज आ जाती है, इस पे निर्भर हो जाता है। तो एक बंद तंत्र, एक पूरा खुला तंत्र है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, अभी जब आप पढ़ेंगे आगे तो हो जाएगा, पर क्वेश्चन सिर्फ इतना पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने वो कॉमन सेंस डेवलप कर ली है कि ये क्वेश्चन आप कर सकें। आगे क्या मिलेगा, अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा, किन चार घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होता है, निर्माण होता है। इसकी बात हो गई। अब यहाँ पे क्या है, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। अगर ये पर्यावरण के घटक पूछे जाते तो ये सब शामिल होते, इसमें भी शामिल होते ये सब, इसमें भी शामिल होते ये सब, इसमें भी शामिल होते, पर घटक पर्यावरण के नहीं पूछे गए हैं, घटक पूछे गए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो ये क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पारिस्थितिकी तंत्र ही, तो आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपको क्या चीजें पढ़नी होती है एनसीईआरटी में। तो जब आप पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र चैप्टर, तो वहां पे भी ऐसे बना होगा पारिस्थितिकी तंत्र, फिर उसके लिखा होगा घटक। तो वहां भी ध्यान देना है कि डायग्राम छोटा नहीं है जो मुझे छोड़ देना है आगे चल के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा, आगे बढ़ने पे मिलता है, क्या कहता है कि जीवित प्राणी के चारों ओर क्या पाया जाने वाला लोग, स्थान, वस्तुएं या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी एक मैं मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे चारों तरफ जो कुछ भी पाया जाता है वो सब पर्यावरण है। आगे क्या कहता है, यह प्रायः प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या एक मिश्रण है। तो क्या याद रखेंगे, जो पर्यावरण है ये प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जो क्रियाएं होती हैं उनके मिश्रण से बना हुआ है। फिर क्या कहता है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं आजीवी दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं, यानी पर्यावरण में जीवी परिस्थितियां भी शामिल है और आजीव परिस्थितियां भी शामिल हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, क्या कहता है, जहां जीव रहता है उसे उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। मान लीजिए मेरा एक घर है, मैं वहां रहता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे भैया, आवास ही तो बोलेंगे। इसमें क्या सोचना है, सोचिए ये क्वेश्चन 2019 बीपीएससी में आता है। अगर हम किसी जगह पे रहते हो तो हम उसके बारे में क्या बोलेंगे, निके नहीं बोलेंगे, भाई पारितंत्र नहीं बोलेंगे, बायोम क्या होगा और बड़े क्षेत्र हो जाएंगे। तो आवास क्या सबसे छोटा क्षेत्र, और मैं वहां रह भी रहा हूँ, तो हम हमेशा कहते हैं ना आवास पे आ जाओ मिलने। तो ये चीजें हो गई। आगे कहता है, पर्यावरण शब्द जो बना है एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति को एक फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका जो शब्द क्या है, एनवायरोनेर। तो एनवायरोनेर क्या है, एक शब्द है। अब ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो बस ये याद रखना है। आगे क्या देखते हैं, क्या कहता है, पृथ्वी की जो ठोस परपटी यानी ये पृथ्वी है, अगर तो इसकी सबसे ऊपरी जो सतह है यह क्या कहता है, स्थल मंडल कहलाती है। क्या कहता है, पृथ्वी की ठोस परपटी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और जो ये स्थल मंडल है ये चट्टानों एवं खनिजों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, चट्टानों एवं खनिजों से बनी हुई है। ये चीज हो गई। आगे क्या कहता है, स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें क्या करता है, वन, कृषि व मानव बस्तियों के लिए क्या करता है, भूमि उपलब्ध कराता है। यानी ये पृथ्वी अगर है, मान लीजिए यही गोल वाली पृथ्वी है, तो अगर ये पृथ्वी है तो इस पे ये आप चित्र को ध्यान से देखिए, मान लीजिए पूरा नहीं, ये पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं, पूरा वायुमंडल, परिमंडल, पर्यावरण सब दिखाया गया इसमें। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि ये मान लीजिए पृथ्वी, यहाँ ट्रैक्टर जुताई कर रहे हैं, बस चल रही है, ये स्थल मंडल की चर्चा कर रहा है। तो स्थल मंडल में क्या क्या शामिल है, कहता है वन शामिल है, कृषि शामिल है, मानव बस्ती शामिल है। तो भैया ये स्थल मंडल दिखाया गया, तो स्थल मंडल में क्या है, ये सब स्थल मंडल में तो है, घर, बस, ट्रैक्टर, खेती, सब स्थल मंडल में आ गया। आगे क्या कहता है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे कहता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की जो पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। यानी वायुमंडल क्या है, पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की एक पतली परत है और यह वायुमंडल कहलाती है। फिर क्या कहता है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ये अपने चारों ओर क्या है, वायुमंडल को थामे हुए है। यानी जो वायुमंडल रुका हुआ है, छोड़ के नहीं जा पा रहा पृथ्वी को, उसका कारण क्या है, उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो गया। आगे क्या कहते हैं, आगे चर्चा है पारितंत्र की यहाँ पे। तो वह तंत्र जिसमें क्या होता है, समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया करते हैं। यानी एक तंत्र है,
यानी इसमें क्या है, समस्त जीवधारी, जैसे मान लीजिए ये मेढक हो गए, खरगोश हो गए, सांप हो गए, ये सब क्या हो गए, आपस में क्या क्रिया करेंगे, तो जो एक दूसरे के साथ हम पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, वो कहलाता है परस्पर परितंत्र। आगे क्या बात करते हैं कि जब पादप और जीव जंतु मिल जाते हैं तो जैव मंडल या सजीव संस्कार का निर्माण करते हैं। क्या कहता है, पादप यानी पौधे और जब जंतु यानी पौधे मिल जाए प्लस हम लोग यानी मनुष्य या जीव जंतु जब ये मिलेंगे तो जैव मंडल बनेगा। क्या कहा गया कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी अगर कभी क्वेश्चन जैव मंडल के बारे में पूछेगा, जैव मंडल, फिर नीचे 3 स्टेटमेंट बना देगा, जैसे आपके पास। अब वो मैंने क्या दिखाया आपको, ऐसी चीजें दिखाई जहां पे क्या स्टेटमेंट वाइज चीजें पूछी गई। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि भैया जैव मंडल जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही है, तो हमें दे देगा पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को क्या बनाते हैं, संभव बनाते हैं। ये चीज हो गई। ये क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस पर्यावरण का वर्गीकरण का अंश नहीं है। ठीक है, ये पर्यावरण के घटक मैंने आपको भी पढ़ाया। अब उसमें से बताना है कौन सा इसका अंश नहीं है। जैसे एक बताया भौतिक पर्यावरण, वहां पे लिखा था भौतिक कारक, जैविक कारक वो भी लिखा था, तो ये दोनों तो हो गए। एक लिखा है परिचालन, एक लिखा है सांस्कृतिक। मैंने आपको धर्म पढ़ाया था, धर्म क्या है, सांस्कृतिक कारक है। तो कौन सा बचा, अब वो बचा परिचालन। ये उसी मैप से क्वेश्चन सेट किया गया। सोचिए क्लास 7 का एक ज्योग्राफी का जो मैप दिया हुआ है, ये मैप। अब इसमें भैया जब धर्म की चर्चा है तो ये तो हो ही गया सांस्कृतिक कारक। अब इसमें परिचालन कारक नहीं है, तो आपको क्या आंसर लगाना है, परिचालन कारक। लेकिन सारे बच्चे करके क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैप से पूछे जाता है, जो चित्र बने हुए थे छोटे छोटे। ये क्वेश्चन क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या मनाते हैं, हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सिर्फ इसी बात को लेकर कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। भैया 5 जून को मनाया जाता है, क्लास 7 की एनसीईआरटी आपसे बता दी। अब ये देखिए क्वेश्चन 2012 में आता है, 11 में आता है, 4 में आता है, 14 में आता है, 2006 में आता है, 2007 में आता है। लगभग 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा ही जाता है। क्योंकि अब क्या हो गया है, अब दिया जाता है कि एक तरफ दिवस, एक तरफ उनका नाम दे देता है, तो अब मिलान आ जाते तो उसमें भी पर्यावरण होता है। तो ये चीज हो गई। अब इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, यानी क्लास 7 का हमने क्या किया, पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, इसी के साथ हम कोशिश करें कि हम दूसरा चैप्टर भी कवर कर लेते हैं, या फिर हम दूसरे चैप्टर के अलग से वीडियो बनाए, तो नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 20-25 मिनट में हम दोनों टॉपिक क्या होंगे एक साथ कवर करते हैं। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें तो हम उसको भी साथ में देखते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। टॉपिक का नाम क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। तो ये चीजें हो गई। हम क्या कहेंगे कि हमारी पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर क्या है, निरंतर परिवर्तन होता है। क्या होता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारी पृथ्वी भैया गति कर रही है। आगे कहता है विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है, वो है दक्षिण अफ्रीका में। अब उसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। ये एक फैक्ट है, आपको याद हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले विश्व की सबसे गहरी खदान कहाँ है या खान कहाँ है, तो भैया दक्षिण अफ्रीका में है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका सीक्वेंस अंदर से पूछ लेगा। क्या पूछेगा, स्थल मंडल, या फिर पूछ लेगा परपटी, मेंटल, क्रोड, बायक्रोड, आंतरिक क्रोड। इनको क्रम से लगाओ, तो जो सबसे अंदर होगा वो आंतरिक क्रोड होगा, उसके जस्ट ऊपर बायक्रोड होगा, उसके ऊपर क्या होगा, मेंटल होगा, उसके ऊपर क्या होगा, स्थल मंडल होगा या परपटी होगी। ये चीज याद रखनी है। आगे क्या याद रखना है, कहता है पृथ्वी की जो सतह है वो सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, परपटी कहलाती है। यानी अगर ये पृथ्वी हो गई तो सबसे ऊपरी परत जिसपे हम रहते हैं कोई परपटी, ये सबसे पतली परत होती है। तो ये याद रखना है कि जो पृथ्वी की सबसे पतली परत है उस पे उसी पे हम रहते हैं, वो परपटी कहलाती है। तो ये महाद्वीपीय संहति में, यानी महाद्वीप, महाद्वीप का मतलब जिसपे हम लोग रहते हैं, महासागर मतलब जहाँ जल है, तो महाद्वीप में तो ये ज्यादा मोटी है, यानी लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। यानी 35 किलोमीटर मोटी है, जिसको हम कह रहे हैं कि सबसे पतली परत है। तो आप इमेजिन करिए कि पृथ्वी के अंदर की परतें जो है कितनी कितनी मोटी होंगी। भाई जो परत 35 किलोमीटर मोटी है उसको हम क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो जो अंदर की परतें हैं वो कितनी मोटी होंगी, ये सोचिए। अगर बात करें कि महाद्वीपीय संहति की मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर, लेकिन क्या करें, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। यानी अगर हम बात करें महासागरीय सतह की, तो महासागरीय सतह में ये 5 किलोमीटर मोटी है, लेकिन महाद्वीप में लगभग 35 किलोमीटर मोटी है। फिर क्या कहता है, जो महाद्वीपीय संहति है बना है सियाल से। सियाल मतलब सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना है। तो अगर बात करें महाद्वीप संहति है, जैसे महाद्वीप है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोटाई इसकी है, यहाँ पे मोटाई हो गई इसकी कितनी, 35 किलोमीटर। आपको दिखाता हूँ कैसे, ये मोटाई हो गई यहाँ पे 35 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे महासागर है, तो यहाँ पे ये जो मोटाई होगी ये होगी 5 किलोमीटर। तो ये कितनी होगी, 5 किलोमीटर, यहाँ पे है 35 किलोमीटर। ठीक है, अब जो महाद्वीपीय क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, यार जो बना है ये बना है सियाल से, यानी सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ पाया जाता है भर भर के। लेकिन दूसरी चीज क्या याद रखना साथ में, अब ये तो सियाल से बना हो गया, इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। भाई अगर सियाल बोले या सिलिका एल्युमिनियम बोले एक ही चीज है। लेकिन बात करें अगर महासागरीय सतह की, तो जो महासागरीय सतह वो बनी होती है किससे, सीमा से। सीमा बोलते हैं इसको, सीमा। ये किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सिलिका और मैग्नीशियम से क्या बनी है, बनी महाद्वीपीय सतह, सॉरी महासागरीय सतह। और महाद्वीपीय किससे बनी है, वो बनी है सिलिका एल्युमिनियम से। तो ये चीज याद होनी चाहिए। आगे कहता है
परपटी के नीचे क्या है, परपटी के नीचे बात करते हैं, परपटी के नीचे क्या है, मेंटल होता है, ठीक है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। यानी क्या बात की हमने, 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला है, कौन फैला है, मेंटल फैला है, यानी सबसे अधिक विस्तार किसका है, मेंटल का है। तो मेंटल का क्या है, सबसे अधिक विस्तार है, याद होगा। आगे क्या कहा गया, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। सीधी बात मैंने बताई थी कि पृथ्वी सबसे पतली परत क्या है, परपटी है, और जो पृथ्वी का टोटल आयतन है उसका केवल 1% भाग क्या है, परपटी है, और लगभग 84% भाग क्या है, मेंटल है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, पृथ्वी की कौन सी सतह सबसे ज्यादा मोटी है, भैया तो मेंटल है, 84% क्षेत्र वही पाती है, 15% पे क्रोड है। अब पृथ्वी की त्रिज्या की बात की गई, त्रिज्या कितनी दी गई, 6371 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। आगे देखते हैं क्या कहता है, मेंटल की बात होती है, सबसे आंतरिक परत क्या है, क्रोड है, यानी मेंटल के बाद क्या आता है, क्रोड आता है। जो क्रोड है वो निफे से बनी है, यानी क्रोड क्या है, निफे से बनी है, निकिल और आयरन से बनी है। अब तीन चीजें हो गई भैया, महाद्वीपीय सतह किससे बनी थी, सियाल से, महासागरीय किससे बनी थी, सीमा से, और जो क्रोड बना है वो किससे बना है, निफे से, यानी निकिल और आयरन क्या है, क्रोड में पाया जाता है भर भर के, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अगला टॉपिक क्या कहता है, इसी में शैल एवं खनिज के बारे में कुछ चर्चा की गई। जैसे क्या कहा गया, पृथ्वी की परपटी क्या है, अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, बिल्कुल सही बात है। तो कहता है मुख्य रूप से शैल क्या है, तीन प्रकार की होती हैं। अब तीन प्रकार की शैलें कौन कौन सी, एक आग्नेय हो गई, एक हो गई अवसादी शैल, और तीसरी हो गई कायांतरित शैल, यानी शैलों के तीन प्रकार याद रखने हैं। पहला आग्नेय, आग्नेय को इग्नियस शैल कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहते हैं। अवसादी को सेडिमेंट्री कहते हैं, और कायांतरित जो है, कायांतरित को मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई जो हमें बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे कहता है कि जो द्रवित मैग्मा है, जो द्रव के रूप में मैग्मा पाया जाता है अंदर, वो क्या होता है, ठोस होकर के जम जाता है। अब जो इस प्रकार की सेल बनती है उसे हम आग्नेय सेल कहते हैं। यानी आग्नेय सेल क्या है, जो भाई ज्वालामुखी, पृथ्वी के घटना में ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी कैसे आता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, तो मैग्मा में हलचल होती है, वो सतह तोड़ के बाहर निकलता है, तो बन जाता है ज्वालामुखी। अब जो अंदर मैग्मा है, अगर वही अंदर जम जाए, आप इमेजिन करिए वो अंदर जमे, बाहर निकल के जम जाए, मान लीजिए विस्फोट हुआ और वो जम गया, तो इससे जो भी रॉक बनेगी वो कहलाएगी आग्नेय रॉक या इग्नियस रॉक। तो क्या कहलाएगी, आग्नेय शैल या इग्नियस रॉक कहलाएगी। तो ये चीज हो गई, किससे बनता है, द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से। अब भैया इन्हीं को प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल कौन सी सेल है, आग्नेय सेल ही प्राथमिक सेल है, ये याद रहेंगे। अब आग्नेय सेल दो प्रकार की होंगी, एक तो क्या होंगी, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो बाहर निकल के जमे, ये होंगी बहिर्वेदी। अगर विस्फोट ना हो, अंदर ही जम जाए, मान लीजिए ऐसा विस्फोट हो कि सतह ना टूटे, अंदर ही जमाव हो जाए, तो उसको कहते हैं अंतर्वेदी। अब क्या बात होगी, आगे क्या बताएगा कि जो लाल द्रवित मैग्मा लावा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है, और जब द्रवित लावा क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बनता है, यानी जब विस्फोट होता है बाहर आता है, अगर उसके बाद ठोस बनता है तो क्या होता है, इस प्रकार से जो सेल बनती है उसे हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी जो बहिर्भेदी आग्नेय सेल है वो कहते हैं बाहर निकल के बनेगी, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं लगाना इसमें, बहिर्भेदी सेल मतलब बाहर बनेगी यानी विस्फोट होगा। अब आगे क्या बताया कि आगे अगली लाइन क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहते हैं इसकी संरचना जो है बहुत महीन दानों वाली होती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अंतर्भेदी, क्वेश्चन बना देगा कि अंतर्भेदी आग्नेय शैलें जो है महीन दानों की होती, नहीं, बहिर्भेदी आग्नेय शैलें जो है ये भैया होती है महीन दानों वाली। क्या होती है, इनका उदाहरण है बेसाल्ट। तो जो बाहर निकल के बनती है वो बेसाल्ट रॉक है, जो अंदर बनती है वो कौन सी रॉक होंगी, वो होंगी ग्रेनाइट। उनके बारे में क्या बोलेंगे, वो होंगी ग्रेनाइट रॉक। जो अंतर्भेदी है वो ग्रेनाइट, और जो बहिर्भेदी है वो बेसाल्ट। बहिर्भेदी के बारे में क्या याद रखना कि बहिर्भेदी महीन कणों वाली होती हैं, जबकि अंतर्भेदी की होती है बड़े कणों वाली होती हैं। आगे क्या कहता है, ये बेसाल्ट उदाहरण हो गया, ठीक है। तो कहता है दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से बना है, ठीक है, सब जानते हैं। आगे क्या कहता है, द्रमित मैग्मा क्या है, कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाएगा। अब जो अंदर ही ठंडा होगा तो अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहलाएगा। अब जो अंदर ठंडा हो गया, अंतर्भेदी आग्नेय शैल का रूप ले लिया, तो इसका उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट हो गया। यानी ग्रेनाइट इसी प्रकार का उदाहरण है, क्या है, ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है जो कि अंतर्भेदी आग्नेय शैल है, याद रखेंगे। आगे कहते हैं ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है जिस लई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने में जिन अपघर्षक पत्थरों का उपयोग होता है वो ग्रेनाइट है। आगे कहते हैं शैलें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टूटकर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। मान लीजिए भैया ये जमाव हो गया, आपका ज्वालामुखी विस्फोट है, जम गई। अब क्या हुआ, हवा चली, जल वर्षा हुई, तो ये चट्टानें आपस में लुढ़केंगी, आपस में लड़ेंगी, टूटेंगी। जब ये लड़ेंगी टूटेंगी तो क्या होगा, इनसे टूट जाएंगे। तो जब टूटेंगे तो कौन से चैन बनेंगे, तो अवसादी शैलें बनेंगी। यानी जब चट्टानें आपस में गिरती हैं, लड़ती हैं, टूटती हैं, तो इससे क्या बनते हैं, इनसे बनती है अवसादी शैलें। ये हो गया। अब अवसादी शैलों के लिए अगर उदाहरण की बात करें तो होता है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी शैल का उदाहरण है, ये याद रखेंगे। जो अवसादी शैल है इसमें दो ही चीजें याद रखनी, पहली बात तो टूट फूट से बनती है, दूसरी चीज क्या रखनी, बलुआ पत्थर इसका उदाहरण है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जीवाश्म पाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म पाया जाता है, भैया वहां नहीं पाया जाता है, अवसादी शैलों में पाया जाता है। याद रखना है किसमें पाया जाता है, अवसादी शैलों में। आगे क्या याद रखेंगे, आग्नेय एवं अवसादी शैल क्या होती है, उच्च ताप एवं दाब के कारण क्या होती है, कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब अगर चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, यानी चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाएगा,
चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। तो स्लेट और संगमरमर क्या है, ये है कायांतरित शैल के उदाहरण। तो कायांतरित शैल के उदाहरण कौन है, स्लेट और संगमरमर, ये हो गया। अब मैं आपको यहीं से क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तभी आपको स्लेट बताया, स्लेट है। अब कौन सा नहीं है, तो भैया ग्रेनाइट कहाँ है, ग्रेनाइट क्या है, अवसादी शैल का नहीं, आग्नेय शैल का उदाहरण है। ना कायांतरित ना रूपांतरित, सिर्फ ही आग्नेय शैल का उदाहरण है, वो ग्रेनाइट। यानी इस क्वेश्चन को आपने किया किसके बेसिस पे, क्लास 7th की ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी, उसके बेसिस पे कर लिया। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन किए तो आपने 3 चीजें और तैयार की। वो 3 चीजें क्या तैयार की कि भैया क्वार्टजाइट, संगमरमर और स्लेट ये रूपांतरित चट्टाने नहीं है, तो ये भी तैयार हुआ यहीं पे। अगला क्वेश्चन है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, कौन सा कायांतरित चट्टान नहीं है, इसकी चर्चा की गई। अब यहाँ पे क्या बताया, क्वार्टजाइट, नाइस, मार्बल। तो भैया क्वार्टजाइट की चर्चा यहाँ पे है, तो क्वार्टजाइट तो नहीं होगा ऑप्शन में, बिल्कुल क्वार्टजाइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नाइस और मार्बल की चर्चा है, तो यहाँ पे डोलामाइट इसका आंसर है। वजह क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं हो सकता, पर इस क्वेश्चन को करने का एक लॉजिक है। क्वेश्चन क्या है, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया और जब आपने इसका सोल्यूशन देखा, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो आपके साथ कराई जाएंगी। जैसे मैंने अभी इसके लिए क्या कराया आपको, ये चीजें आप एक साथ कवर सके, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया एक साथ में। क्या किया कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलों के उदाहरण कौन कौन से, ये भैया ग्रेनाइट से क्या बनता है, नीस बनता है। तो ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल हो गई, उसके रूपांतरण से नीस बनती है। बेसाल्ट एक आग्नेय शैल हो गई, उसके रूपांतरण से शिस्ट बनता है। गैब्रो क्या है, ग्रुप आग्नेय शैल है। वैसे अवसादी शैलों में सेल, चूना पत्थर, चाक, डोलामाइट। तो डोलामाइट क्या आ गया, अवसादी चट्टान हो गई। तो भैया डोलामाइट क्या हो गया, अवसादी चट्टान। तो कह रहा कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, तो डोलामाइट क्या है, अवसादी चट्टान, यानी कायांतरित चट्टान नहीं है, ये हो गया। तो ये चीज एनसीईआरटी के बेसिस पे मैं आपसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। करें नीस, चूना पत्थर, बालूका पत्थर से, यानी कौन सी चीज ऐसी है जो एक समूह से संबंधित नहीं है। तो जो नीस है ये एक समूह में नहीं आती, जैसे चूना पत्थर, बालूका पत्थर, ये सब क्या है, ये सब अवसादी शैल है। तो अवसादी शैलों से नीस क्या है, नीस एक अवसादी शैल नहीं है, ये याद रखेंगे। क्या कहता है, बालूका पत्थर, चूना पत्थर, सेल क्या है, अवसादी चट्टाने हैं, जबकि नीस एक कायांतरित चट्टान है। तो एक समूह से संबंधित नहीं था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया एनसीईआरटी के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या कहता है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह क्या करता है, पानी के नीचे बनती है। यानी इस ये क्वेश्चन जो है ये 11th की ज्योग्राफी के बेसिस पे होगा, फिर भी मैं आपके साथ ले आया। तो अब देख लीजिए कि बलुआ पत्थर है एक परतदार चट्टान है क्योंकि वो क्या होता है, पानी के नीचे बनती है। ठीक है, क्वेश्चन है अवसादी शैल के बारे में, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। अवसादी शैलों के भैया ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, इनके संरचना कैसे करेगी, तो आपस में टूट फूट के बनती हैं। ताप और दाब से तो कायांतरित बनती हैं, तो ये तो गलत हो गया। क्या कहते हैं, ये शैलें क्रिस्टलीन हैं, चलो मान लीजिए हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहते हैं ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये तो बात गलत है भैया, एक्सट्रीम कोई भी चीज नहीं होती है। आगे क्या कहते हैं, ये शैलें क्रिस्टलीन हैं या शैलें स्तरों में निक्षेपित होती है। तो अभी क्या पढ़ा है, क्वेश्चन किया कि जो बलुआ पत्थर है एक परतदार चट्टान है, जो परतदार चट्टान होगी वो स्तरों में पाई जाएगी, उनमें कई सारी क्या होंगी, लेयर्स होंगी। तो भैया इसमें कौन सा सही होगा, ये शैलें स्तरों में पाई जाएंगी, क्योंकि अवसादी शैल तो बलुआ पत्थर भी है। तो क्वेश्चन तो आपने एक क्वेश्चन कराया, उसके बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन कराया, इसीलिए मैंने इस दोनों क्वेश्चन को एक साथ सेट किया कि आप ये चीज समझ पाए। आगे क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है, बिल्कुल है भाई, वर्षा की वजह से अपक्षय हो जाता है। क्या कहता है, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। बिल्कुल होता है कार्बन डाइऑक्साइड, भाई वर्षा का जल है, क्या चीजें उसमें पाई जाती है क्या नहीं पाई जाती कोई जानता नहीं। तो अगर कोई भी गैस का नाम लिखा होता तो हम मान के चलते कि पाई ही जाती होगी। भाई आपने तो नहीं किया रिसर्च, जब रिसर्च नहीं किया तो हम मान के चलेंगे कि पाई जाती होगी। फिर क्या कहता है, कथन 2 तथा कथन 3 दोनों सही हैं। फिर कहता है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान, तो बिल्कुल पाई जाती होगी। फिर क्या कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, ठीक है, और दोनों कथन एक की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे का क्वेश्चन पूछा गया, कायांतरित चट्टान का उदाहरण आपको करा दिया डोलामाइट, तो ये चीजें मैंने आपको करा दी। आगे क्या, अगले क्वेश्चन और दिखाएं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, अधोलिखित कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, अभी आपको कराया था भैया। तो जीवाश्म क्या ग्रेनाइट में नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ग्रेनाइट एक आग्नेय शैल है, आग्नेय शैलों में कभी भी वो पाए जाते हैं अवशेष यानी जीवाश्म, ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में अभी मैंने आपको कराया था। ठीक है, अगला क्या कहता है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित चट्टाने हैं किससे बनेंगी, तो ये बनेंगे आग्नेय चट्टानों से और तलहटी के इंग्लिश में वही कहते होंगे अवसादी, तो ये दोनों से हो जाती होंगी, तो भैया दोनों से होंगी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। परतदार चट्टान के बारे में क्या कह रहा है कि जो परतदार चट्टानों के विषय में क्या कहेगा, परतदार चट्टानें हैं पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आपने किया था कि जो जलीय तंत्र में निर्मित नहीं होती, तो गलत था वहां पे, तो भैया हो सकती है, तो पहला सही हो गया। जब आपने पहला सही किया तो आपने माना ए बी डी यानी सी तो गलत हो गया,
सी गलत हो गया, आपने एक चीज़ कंफर्म कर ली। अगला क्या कहता है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षण सम्मिलित होता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने नहीं देखी नेचुरली हो सकती ना भी हो। पर मैं कहता हूँ परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये चीज़ तो आपने पढ़ी कि जीवाश्म होते हैं, क्योंकि परतदार चट्टान चूना पत्थर है और चूना पत्थर एक क्या है, अवसादी सेल है, अवसादी सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था। तो तीसरा तो सही होगा। अब तीसरा जब सही होगा तो भैया ये गलत हो चुका था, ए बी डी में से बचा था, अब तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ डी में बचता है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे आपने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कुछ ना आता होता, आपको सिर्फ ये तीसरा स्टेटमेंट आता हो कि परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, जो मैंने अभी पढ़ाया इसमें, तो उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे कि इसका आंसर डी होगा। आगे क्या देखते हैं कि जब एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होती है तो इसको एक सेल चक्र कहा जाता है। तो ये चीज हो गई सेल चक्र की, तो ये चीजें हो गई। इसके साथ क्या होता है, ये टॉपिक पूरा हमारा कवर होता है। तो इसके बाद जो चीज मैंने आपके लिए बनाई थी वो थी कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी सेलों के उधर आप देख लेंगे कौन सी नीस किससे बनती है। कभी हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, मिलान पूछ ले, उनके में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो हो सकता है इधर ग्रेनाइट, इधर नीस, इधर बेसाल्ट, इधर सिस्ट, इधर बेसाल्ट, इधर एम्फिलोबाइट, तो ऐसे दे दे, इधर सेल, इधर स्लेट, इधर फाइलाइट, तो ये चीजें दे सकता है आपसे। तो ये आप देख लेंगे क्योंकि मैंने आपके लिए लगा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी की ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। आप इसको समझ भी पा रहे होंगे कि कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, क्या चीज़ पूछी जा रही है, क्या चीज़ें छोड़ी जा रही हैं, कहाँ पे मुझे टाइम वेस्ट करना है, कहाँ पे मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है। तो वेस्ट करना तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होना है। आप बस इतना करिएगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार कीजिए, जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस एनसीईआरटी में आपको मैं मिनिमम इनपुट आपसे लूँगा और मैक्सिमम आउट आपके साथ निकालूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।